हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे रॉबर्ट पुरानी के बेस्ट पर सेकंड वीडियो। और सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं इनकी जो फर्स्ट पोएम हमें पढ़ने हैं जो है माई लास्ट टचेस। आपके एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है आपका माई लास्ट टचेस। इसको जरूर पढ़ने चाहिए और हर एक शब्द को पढ़ने चाहिए बहुत तरीके से। मैं इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको टेंशन ही नहीं होगा, एक भी आपके एग्जाम में पॉइंट छूटेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि माई लास्ट टचेस में मैं चीज़ों को रिपीट करके बोलूँगा, बार बार रिपीट इसलिए करूंगा ताकि आपके जहन में बैठ सा जाए। तो अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के ही पढ़ना होगा। और एक सिंसियर स्टूडेंट का एक पहचान भी है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो छोटी वीडियो और बड़ी वीडियो देख करके नहीं पढ़ते। और कभी कि इतनी पतली किताब है तो इसको जल्दी पढ़ लेंगे, ये एग्ज़ाम क्लियर करवा देगा, या फिर मोटी किताब है तो पढ़ नहीं पाएंगे, डर से जाएंगे। ये सिंसियर स्टूडेंट की पहचान नहीं है, ठीक है। तो लंबी वीडियो देख करके आपको डरने नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बात करते हैं कि जिसको भी याद करने के पर्पज़ से मेरे से पढ़ना हो, हर चीज़ को याद करवाने के पर्पज़ से मैं पढ़ाता हूँ। और अगर आपको भी याद करने के पर्पज़ से पढ़ने हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना और फिर अरताई पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूँगा कैसे ज्वाइन करना है। बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि माई लास्ट टचेस का एक मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू बता देता हूँ कि आखिर ये है किसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप समझ जाओगे कि ये जो कविता है ये रॉबर्ट पुरानी के द्वारा लिखी गई है और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है कि कविता में सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है और वही अपने स्वभाव को यहाँ पर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं, मतलब इसका जो पात्र है वो अपने स्वभाव के बारे में अनजाने में ही सब कुछ बता देता है कि वो किस कैरेक्टर का इंसान है, किस नेचर का इंसान है ना। तो इस कविता में एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से समझना कि इस कविता में जो स्पीकर होता है वो ड्यूक ऑफ फेरारा, इस चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। ड्यूक ऑफ, मैं बोल रहा हूँ, आगे आपको सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो ड्यूक ऑफ फेरारा बोल रहा होता है और वही बोल रहा होता है अकेले। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है इसको, क्योंकि ड्रामे की तरह है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये बोलता किससे है, तो एक एमिसरी होता है। एमिसरी का मतलब होता है दूत, और दूत का मतलब यहाँ पर समझ लो कि एक उनके यहाँ आते हैं उनकी दूसरी शादी के लिए बात करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर ड्यूक ऑफ फेरारा हैं, जो इसके अकेला जो बात कर रहा है जो व्यक्ति इस पोयम में, उसका नाम है ड्यूक ऑफ फेरारा, ड्यूक है वो। दूसरी बात है कि उसके यहाँ जो एमिसरी आया है, यानी कि दूत आया है, वो एक गेस्ट है। वो गेस्ट किस लिए आया है, इस ड्यूक की अगली शादी के लिए बातचीत करने के लिए आया है इसके यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। होता यह है कि कविता की शुरुआत में ड्यूक एक दीवार पर लटकी अपनी एक जो मृत पत्नी होती है उसकी तस्वीर दिखा रहा होता है और कह रहा होता है, उससे क्या कह रहा होता है कि ये मेरी पिछली जो पत्नी है डचेस, जिसको वो कहता है डचेस, है ना। तो जो पिछली पत्नी है जो डचेस है उसकी तस्वीर है, वो अपनी तस्वीर, अपनी बीवी की तस्वीर को दिखा रहा होता है। और उस तस्वीर को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि असली व्यक्ति मुस्कुरा रहा हो, ठीक है। तो ड्यूक बताता है कि ये जो चित्र है वो फ्रा पेंडोल्फ है ना, इसको ध्यान रखना, फ्रा पेंडोल्फ, यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्रा पेंडोल्फ जो है, तो इस नाम के एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं, उसी ने बनवाया है। फिर आगे क्या होता है कि ड्यूक का असली स्वभाव आना स्टार्ट हो जाता है उस गेस्ट के सामने जो इसकी शादी के लिए बातचीत करने के लिए इसके पास आया हुआ है। तो जैसे जैसे ड्यूक बोलता जाता है हम समझने लगते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा हॉटी है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव किस्म का व्यक्ति है। वो कहता है कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुशमिजाज थी और वो हर किसी पर मुस्कुरा देती थी। यही सबसे बड़ा इसका कंसर्न था। ये जो ड्यूक है ना, इसका सबसे बड़ा कंसर्न था कि मेरी बीवी हर किसी को देख करके क्यों मुस्कुरा देती है, और उसे हर चीज़ से खुशी मिल जाती थी। जैसे सूर्यास्त को देख करके, सूर्योदय को देख करके, किसी के छोटे से गिफ्ट को देख करके खुश हो जाती थी, या फिर किसी के एक अच्छे से शब्द को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। तो ड्यूक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उसको लगता था कि उसकी पत्नी सबको बराबर सम्मान देती है और उसे विशेष रूप से नहीं मानती है ना। कई सारे ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि भैया मुझे स्पेशल मानो ना, हर किसी को देख करके मुस्कुरा देती हो। कोई भी अगर कोई दूध वाला भी आ गया, जैसे छोटे छोटे रील नहीं बनते, तो दूध वाला भी आ गया तो बीवी ऐसे दौड़ पड़ती है जैसे लगता है कि भाई कौन उसका विशेष कोई आ गया है मिलने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ड्यूक भी शक करता है और कई बार इस चीज़ से वो मतलब पसंद नहीं करता है। और वो कई बार कहता है कि उसकी मतलब वो सुना रहा होता है, जो उसके यहाँ गेस्ट आता है उसको सुना रहा होता है अपनी बीवी के बारे में कि उसकी बीवी जो भी कुछ देखती थी उसको वो पसंद करने लगती थी और उसकी नज़र हर किसी पर चली जाती थी। यही सबसे बड़ा कंसर्न था।
वो अपनी बीवी के बारे में बता रहा है कि मेरी बीवी जो तस्वीर में दिख रही है, ये हर किसी पर इसका नज़र चला जाता था। फिर आगे जो है उसका डिसीजन आता है। ड्यूक क्या कहता है कि मैंने आदेश दिया है और उसकी मुस्कान हमेशा के लिए रुक गई, एक ऐसा सेंटेंस वो बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस बोलते हैं ना कि आई गेव कमांड्स, इस तरीके से बोलते हैं, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। तो ये वाला जो सेंटेंस बोलते हैं, जो मैं अभी सेंटेंस बोला आपको, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ड्यूक ने अपनी पत्नी को मरवा दिया था, क्योंकि अब वह जो उसकी बीवी है उसकी स्वतंत्र और जो खुशमिजाज प्रकृति है, वो जो उसकी बीवी की जो एक खुशमिजाज प्रकृति है, नेचर जो है, उसको ये सहन नहीं कर पाया और उसको मरवा देता है। फिर आगे बात यहाँ पर आती है उस तस्वीर से रिलेटेड और अपनी नई शादी से रिलेटेड एक बात वो बोलते हैं। कौन? जो ड्यूक होता है वो बोल रहा होता है उस गेस्ट से। यहाँ पर क्या होता है कि अब वो जो दूत है, दूत को वही तस्वीर दिखाते हुए गर्व से कहता है कि अब ये जो तस्वीर है ना, ये मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है। इसका मतलब समझे। और यहाँ पर क्या होता है, दिखाते हुए वो क्या करता है, पर्दे को थोड़ा सा हटाता है, तस्वीर के पर्दे को, और कहता है अब इस पर्दे को केवल मैं ही हटा सकता हूँ और कोई नहीं, ये तस्वीर मेरे नियंत्रण में है, यानी कि मेरी बीवी अब मेरे नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि उसकी जो डचेस है, उसकी जो वाइफ है, वो हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में है। ना वो मुस्कुरा सकती है, ना किसी को देख सकती है, जिससे सबसे ज़्यादा उसको जेलस फील होता है ना। फिर नई शादी की बात आती है तो क्या करता है कि वो जो दूत आता है, वो जो गेस्ट आता है, उससे यह सब इसलिए भी कह रहा होता है ताकि वह उसे अच्छे से समझा सके, है ना, अच्छे से समझा सके कि मेरी अगली पत्नी को पता होना चाहिए कि मुझे सम्मान चाहिए, किसी की बराबरी नहीं चाहिए। जैसे मेरी पूर्व पत्नी जो थी, वो हर किसी से बराबर के नज़र से देखती थी, हर किसी को देख करके मुस्कुरा देती थी, हर किसी से गिफ्ट ले लेती थी, खुश हो जाती थी, है ना। किसी के भी मीठे से दो शब्द क्या बोल दिए, एकदम उससे अपनापन की भाव दिखा करके वो बातें करने लगती थी। इसलिए मेरी अगली पत्नी को पता होना चाहिए कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे दूसरों के बराबरी नहीं चाहिए, है ना। और वो क्या करता है, एक बार फिर अपनी शक्ति और अहंकार और कंट्रोल का प्रदर्शन करता है उस गेस्ट के सामने, है ना। और वो ये भी दिखाता है कि उसको धन, उसका जो पद है, प्रतिष्ठा है, उस पर उसका कितना घमंड है। तो कविता के अंत में क्या होता है कि एक नेपच्यून की बात आती है, यहाँ पर नेपच्यून की बात आती है। नेपच्यून कहते हैं समुद्र के देवता को। तो उस नेपच्यून की मूर्ति को दिखाता है उस गेस्ट को, जो क्या कर रहा होता है कि समुद्री घोड़े को नियंत्रित कर रहा होता है। वो जो मूर्ति है ना, उस समुद्री घोड़े को नियंत्रित कर रहा होता है, क्योंकि नेपच्यून खुद ही समुद्र का देवता है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है कि वो खुद को नेपच्यून की तरह मानता है। देख रहे हो, नेपच्यून की मतलब समुद्र के देवता की तरह मानता है, जो सबको अपनी अधीन रखना चाहता है। जैसे वो समुद्री घोड़े को नियंत्रित करके रखा है नेपच्यून, उसी तरीके से खुद को भी पेश कर रहा है उस गेस्ट के सामने। तो ये कविता का जो ओवरऑल भाव है ना, इसका ये है कि कैसे अहंकार और जो उसके अंदर जो ईर्ष्या होता है, जलस होता है, और जो स्वामित्व की जो भावना होती है, पॉजेसिवनेस की एक भावना होती है, वो किसी व्यक्ति को कैसे निर्दयी बना देती है। इसी चीज़ के बारे में ये पोएम है। ठीक है। ड्यूक क्या करता है कि अपनी पत्नी के स्वतंत्र स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाता है और फिर उसे मार भी डालता है, मरवा भी डालता है ना। और यही ये विडंबना है कि वो जो है ये सब इतनी सहजता से उस गेस्ट को बताता है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो कविता जो है वो मनुष्य के एक तरह से अंतर्मन की गहराई को बता रहा होता है, और किस तरह से अपनी कमजोरी खुद ही बक देता है कोई भी इंसान, है ना। तो उसके मनोवैज्ञानिक जो कमजोरी है उसको भी उजागर करती है ये कविता। ड्यूक का चरित्र धीरे धीरे उसके शब्दों से ही खुलने लगता है और वो खुद को इतना महान दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी जो क्रूरता है और घमंड है वो प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि माई लास्ट डचेस में आखिर कहानी किस बारे में है। माई लास्ट डचेस एक ऐसे आदमी की कहानी है, ड्यूक की कहानी है, जो अपनी पत्नी की खुशी और स्वतंत्रता से काफ़ी ज़्यादा जलता था, और उसे ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी सबके प्रति विनम्र और हंसमुख रहती, है ना। और अपने अहंकार में उसने उसको मरवा दिया, और अब उसकी मुस्कुराहट सिर्फ तस्वीर में कैद है। और ये जो कविता है अहंकार, अधिकार और एक मानवीय स्वभाव है, उसकी गहराइयों को उजागर करती है ना। खास करके मर्दों की जो एक मानवीय स्वभाव होता है उसको उजागर करती है ये कविता। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी कहानी स्पष्ट हो गई होगी कि आखिर ये किस कहानी के विषय में है ये कविता। बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके। यहाँ पर है कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके पोएट हैं, जो 1812 में जन्म लिए और 1889 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर बात करते हैं कि विक्टोरियन एज के थे ये,
यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो कविता है ये विक्टोरियन काल में ही लिखी गई है ना, जब क्या होता था कि इंग्लैंड में समाज, नैतिकता और सभ्यता को लेकर के काफ़ी जागरूकता थी। ठीक है, और इसी युग में इसी युग के जो साहित्य में व्यक्ति के जो मनोविज्ञान है, सामाजिक एक बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसके गहराई का यहाँ पर चित्रण होता है। बात करते हैं कि किस फॉर्म में इसको लिखा गया है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी सिंगल आदमी उस समय बात कर रहा होता है, जहाँ पर जो कैरेक्टर है ड्यूक है वही बात कर रहा होता है, और उसकी बातचीत के माध्यम से उसका व्यक्तित्व, उसका अहंकार, उसका स्वभाव, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो स्वयं ही उजागर करता चला जाता है, बकते चला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट पब्लिशिंग हुई थी 1842 ईस्वी को इन ड्रामेटिक लिरिक्स। ठीक, यहाँ पर जो ड्रामेटिक लिरिक्स है, एक सेकंड रुकना कई बार कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर जाती हैं और मैं भूल गया था इसको फ्लाइट मोड में करने के लिए। चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या मतलब है यहाँ पर कि फर्स्ट पब्लिशिंग हुई थी 1842 इन ड्रामेटिक लिरिक्स में। क्या मतलब है इसका कि जो एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता संग्रह है ड्रामेटिक लिरिक्स, अभी अभी देखा था, मतलब पिछली वीडियो में है ना, कि ड्रामेटिक लिरिक्स उनकी एक कविता की संग्रह है, उसमें पब्लिश हुई थी ये जो कविता है 1842 में। ठीक है, ये जो ईयर है इसको अभी ही याद करवा देता हूँ, बाद के लिए क्या रखूँगा। यहाँ पर है, यहाँ पर समझना, ध्यान से समझना कि मेरे ब्रो अपनी लास्ट डचेस यानी लास्ट वाइफ को, लास्ट डचेस का मतलब लास्ट वाइफ के साथ रेन में भीगा करता था। तो बताओ रेन में कौन भीगा करता था? ब्रो भीगा करता था किसके साथ? लास्ट डचेस के साथ। अपनी, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, अगर नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पर बस रेन लिख देना, इसके सामने रेन लिख देना, कहानी खुद से याद रखना। रेन से क्या ध्यान रखोगे कि हमारा जो ब्रो है अपनी लास्ट डचेस के साथ हमेशा रेन में भीगा करता था। या फिर ड्यूक जो है इस कहानी पोएम का जो एक पात्र है, मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर है, वो क्या किया करता था? वो रेन में भीगा करता था। वो आपका ब्रो है, अपनी लास्ट डचेस के साथ हमेशा क्या किया करता था? रेन में भीगा करता था। तो कौन? ब्रो। तो ब्रो से ब्राउनिंग को ध्यान रख लोगे। और ये लास्ट डचेस है, तो लास्ट डचेस के साथ ही रेन में भीगा करता था। रेन को डिकोड करो, ए कट गया, आई कट गया, आर का मतलब 4 और एन का मतलब 2 यानी 42। 1842 में इसकी पब्लिशिंग हुई थी, फर्स्ट पब्लिशिंग। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग के बारे में। यहाँ पर सेटिंग का क्या अर्थ होता है? सेटिंग का मतलब होता है परिवेश, यानी किस परिवेश में इस कहानी को लिखी गई है, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या है ना, इसके पीछे की क्या कहानी, बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर है रेनेसां इटली फेरारा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि पुनर्जागरण काल जो इटली का समय है उसके बारे में। मतलब यह है कि कविता का जो दृश्य है वो पुनर्जागरण काल का, यानी कि रेनेसां एज का जो इटली के फेरारा नगर है उसमें एक स्थित है ना, उसमें स्थापित है। ठीक है, तो कविता का दृश्य कहाँ का है? इटली का एक जो फेरारा शहर है, फेरारा जो एक नगर है उसका है। और किस काल का बता रहा है? ये रेनेसां इटली की कहानी को बता रहा है। और इस काल में क्या होता है कि कला है, संस्कृति है ना, और जो एक कुलीन वर्ग के लोग जो होते हैं, जो बहुत रईस लोग होते हैं, उसकी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था ये काल, है ना, रेनेसां। ठीक है, तो कवि ने इसी परिवेश का उपयोग करके एक अहंकारी शासक के चरित्र को दिखाने की कोशिश किया है इस पोएम के माध्यम से। तो इसका सेटिंग और इसका बैकग्राउंड समझ गए कि कहाँ की कहानी है, किस काल की कहानी है, किस शहर की कहानी है, इस तरीके से आप समझ गए। ठीक है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। फिर है कि इसका स्पीकर कौन है? तो इसका स्पीकर है द ड्यूक ऑफ फेरारा, यानी बेस्ड ऑन अल्फांसो सेकेंड डे एस्टे। क्या मतलब है इसका? इसका है कि इस कहानी का जो स्पीकर है, यानी कि पोएम में जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, जो मोनोलॉग कर रहा होता है, वो फेरारा का ड्यूक है। फेरारा का ड्यूक, इसका मतलब अल्फांसो सेकेंड डी एस्टे पर आधारित है। क्या मतलब क्या निकला इसका? तो कविता में जो बोलने वाला जो मेन कैरेक्टर है जो है फेरारा का ड्यूक है। ड्यूक करने का मतलब समझते हो, नवाब होता है, ड्यूक का नवाब होता है, राजा समझ लो, शासक समझ लो। तो वो फेरारा का ड्यूक होता है, यानी कि राजा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है और एक तरह से पॉजिटिवनेस वाला आदमी होता है ना, अपनी वाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, उसको मतलब उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है। तो ये जो कैरेक्टर है, ये वास्तविक व्यक्ति जो है, वो वास्तविक व्यक्ति कौन है? वो वास्तविक व्यक्ति है आपका अल्फांसो सेकेंड डी एस्टे। ये व्यक्ति का नाम इस कविता में दिया गया है ड्यूक ऑफ फेरारा। ध्यान में रखोगे इस चीज को, मतलब माना जाता है ऐसा। वो ब्राउनिंग ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है कहीं पे, लेकिन ऐसा शोध में लोग मानते हैं कि ये जो असल में व्यक्ति होता है ना, अल्फांसो सेकेंड डे एस्टे,
इसी के बेस्ट पर ये लिखे हैं, ठीक है। ये जो कविता की रचना है वो किए हैं, जिसमें ये कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ फेरारा नाम से। असली में कौन है? अल्फांसो सेकेंड डे एस्टे, ठीक है। तो इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो व्यक्ति होता है ना, क्यों इनके बेस्ट पर समझा जाता है? क्योंकि अल्फांसो सेकेंड डे एस्टे जो है, ये जो व्यक्ति है, ये अपनी पत्नी के प्रति इतना क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था कि पूछना ही क्या है ना। तो इसीलिए समझा जाता है। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल राजा ये था, लेकिन इसके नाम पर अलग नाम दिया गया है पोएम में, और इस तरीके से लिखा गया है। तो दोनों का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीकर तो है द ड्यूक ऑफ फेरारा, लेकिन लिसनर कौन है? तो द साइलेंट एमिसरी। एमिसरी कहने का मतलब होता है जो एक मौन दूत है। साइलेंट का मतलब मौन और एमिसरी का मतलब दूत, यानी कि ये जो व्यक्ति है, जो गेस्ट उसके पास आता है, ये लेकर के, मतलब रिश्ता लेकर के आता है, समझ लो, है ना। तो अपनी पहली पत्नी के बारे में देखो कैसे कैसी बातें करता है। यहाँ पर यह है क्या, यहाँ दिया है निकोलस माड्रूज ऑफ इंसब्रुक। तो इसको भी ध्यान में रखना। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ड्यूक जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वो एक दूत है जो उसकी दूसरी शादी के बातचीत के लिए उसके पास आया है, और वो पूरे समय वहां पर क्या रहता है? साइलेंट रहता है, यानी कि चुप रहता है, और इसीलिए उसे साइलेंट एमिसरी कहा गया है। और ड्यूक का व्यवहार उसके सामने कैसा है? अपनी शक्ति और कंट्रोल, अपने नियंत्रण दिखाने वाला उसका ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, इस नाम को भी आप ध्यान रख सकते हो कि हो सकता है कि ये जो साइलेंट एमिसरी है, दूत है, ये इसी नाम का व्यक्ति है, रियल वाला। फिर यहाँ पर जॉनर की बात करें तो यहाँ पर कैसा है, यानी कि इसका किस जॉनर में लिखा गया है इसको, तो साइकोलॉजिकल है एंड कैरेक्टर स्टडी इन वर्स है। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर ये मतलब है कि कविता मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की एक बहुत ही उत्कृष्ट मिसाल समझ सकते हैं इसको। तो कवि ने यहाँ पर दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति के शब्द और उसके बोलचाल उसके भीतर छिपे अहंकार, जलन और उसके क्रूरता को उजागर कर देता है, ठीक है। तो यही साइकोलॉजिकल और कैरेक्टर स्टडी किया गया है वर्स के थ्रू, और बताया गया है, दिखाया गया है। टोन क्या है इसका, मतलब किस लहजे में लिखा गया है? तो कोल्ड है, यानी कि बिल्कुल ही ठंडा है। एरोगेंट है, घमंडी है। आयरनिक है, यानी कि बिल्कुल ही विडंबनापूर्ण है। और यहाँ पर रिवीलिंग है, यानी कि आत्म उजागर करने वाला है, खुद को उजागर कर देता है, अपने कैरेक्टर को उजागर कर देता है वहाँ पर ड्यूक। तो कविता का जो स्वर है, कविता का जो टोन है, वो कैसा है? बिल्कुल ही ठंडा है, कोल्ड है ना, अहंकार से भरा हुआ है। ड्यूक अपनी बातों में इतना ज़्यादा मतलब सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्ममुग्ध होता है, कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह अपनी निर्दयता और जो उसकी छोटी सोच है उसको स्वयं ही प्रकट कर रहा है। तो यही साइकोलॉजिकल की बात कह रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसमें व्यंग्य भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आयरनी भी देखने को मिलेगा, उसका काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव है इस पूरे पोएम में। बात करेंगे आगे थोड़ा सा। यहाँ पर सेक्शन 4 सेक्शन में मैं बांट करके इसको बताया हूँ आपको। समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं, पूरा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी तो ओवरऑल आपको मीनिंग पता चल गया होगा कि आखिर ये किसके बारे में है, माई लास्ट डचेस पोएम। यहाँ पर बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ द एंड द ड्यूक्स कंट्रोल। यहाँ पर क्या मतलब है इसका? पोर्ट्रेट है, किसकी पोर्ट्रेट है, यानी कि किसकी तस्वीर लगी है दीवार पे? तो उनकी लास्ट वाइफ, यानी कि लास्ट डचेस की वहाँ पर तस्वीर लगी है। एंड द ड्यूक्स कंट्रोल, और जो उसका कंट्रोल करने का, एक नियंत्रण करने का एक जो कैरेक्टर को दिखाया गया है, उसके बारे में फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। अपनी तस्वीर के कौन से तस्वीर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर दिया द ड्यूक रिवील्स अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज लेट डचेस पेंटेड बाय फ्रा पेंडोल्फ। तो फ्रा पेंडोल्फ को भी ध्यान में रखना। यहाँ पर है कि जो राजा है, ड्यूक जो है वो क्या करता है, अपनी जो मृत पत्नी है, लेट डचेस कहने का मतलब जो अपनी मृत पत्नी है, उसके चित्र को दिखा रहा होता है, रिवील कर रहा होता है उसके विषय में। और इस पेंटिंग को किसने पेंट किया हुआ होता है? तो फ्रा पेंडोल्फ नाम का एक चित्रकार होता है, उसने बनाया होता है, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस होता है। क्या मतलब निकला इसका? सिंपल सा मतलब ये है कि कविता की शुरुआत में ड्यूक क्या करता है कि एक दीवार पर टंगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर को दिखा रहा होता है, और यहाँ दिखाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है कि सिर्फ चित्र की सुंदरता बताना ही नहीं है कि उस मतलब चित्र में कितनी सुंदर लग रही है मेरी बीवी, सिर्फ उतना ही नहीं बताना है, वो सुंदर बताएगा भी, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, अपने अधिकार और अपने जो कंट्रोल वाला भाव है ना, उसका प्रदर्शन वहाँ पर करेगा। और फ्रा पेंडोल्फ नाम का यहाँ पर जो उल्लेख है, ये बताने के लिए है, क्या बताने के लिए फ्रा पेंडोल्फ का आखिर जिक्र क्यों किया गया होगा यहाँ पर?
तो इसलिए भी यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है इस नाम का कि चित्र किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जो चित्रकार है, कलाकार है, उसने बनाया है, जिसका नाम है फ्रा पेंडोल्फ, है ना। तो अपना कंट्रोल दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को, अपने शान को, अपने जो सामाजिक स्तर है, लेवल है, वो झलकता है इस बात से कि इस नाम के पीछे का यही भाव है कि अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरी जो मृत पत्नी है उसका मैं जो पोर्ट्रेट बनाया हूँ, तस्वीर बनाया हूँ, वो किस चित्रकार से बनवाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कविता में क्या होता है कि एक उसका जो स्वामित्व की भावना होती है, पॉजेसिवनेस की भावना होती है, शो ऑफ की जो भावना होती है, दिखावे की भावना होती है, उसका भाव प्रकट होता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, पोएम के स्टार्टिंग में ही। फिर बात करते हैं, ही ड्रॉज अ कर्टेन हिमसेल्फ। इसका मतलब कि वह स्वयं ही पर्दा को हटाता है, मतलब उस पोर्ट्रेट के ऊपर पर्दा लगा होता है उसको हटाता है, सिंबलाइजिंग हिज ऑथोरिटी एंड पॉजेसिवनेस, जो उसके अधिकार और उसके स्वामित्व की भावना को प्रकट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है ना, सिंबलाइज कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इस चित्र पर अपना पूरा नियंत्रण रखता है ड्यूक, है ना। और वो क्या करता है कि किसी और को पर्दा हटाने की अनुमति नहीं देता, बल्कि ही ड्रॉज अ कर्टेन हिमसेल्फ, वो खुद ही उस पर्दे को हटाता है। ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत करता है कि वो अपनी पत्नी पर वैसा ही नियंत्रण चाहता था जैसे इस चित्र पर रखता है। देख रहे हो, पर्दे लगा करके रखा है, पर्दे को कोई और नहीं हटा सकता, वो खुद ही रखेगा। मतलब जब वो जीवित थी तो इसी तरीके का नियंत्रण वो अपनी बीवी पर पाना चाहता होगा। तो चित्र पर उसका नियंत्रण अब उसकी पत्नी पर उसके अंतिम नियंत्रण का एक तरह से प्रतीक है, अंतिम जो लास्ट कंट्रोल है उसका प्रतीक है ना। और वो अब केवल उसकी मालिकियत में है। समझ गए बात को। फिर यहां पर है, द डचेस लुक्स एज इफ अलाइव सजेस्टिंग द ड्यूक्स एरी प्राइड इन द पेंटिंग। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर है कि डचेस तस्वीर में, मतलब कि उनकी जो वाइफ डचेस हैं, वो तस्वीर में जैसे जीवित दिखती हो ऐसे दिख रही हैं, ऐसे दिख रही हैं जैसे कि वो बिल्कुल ही जीवित हैं। और ये ड्यूक के अजीब और घमंडी गर्व को भी दर्शाता है कि उसने उसे हमेशा के लिए नियंत्रित कर लिया है, ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डचेस की जो तस्वीर है इतनी जीवंत है कि देखने वाला भी भ्रमित हो जाए कि वो जीवित है कि मृत है। लेकिन ड्यूक के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि अब उसकी पत्नी की मुस्कुराहट और उसकी जो जीवंतता है, एक जो लाइवली है, जो एक झलकता है ना, जीवंतता झलकता है, केवल एक चित्र तक सीमित नहीं है जहां वो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार स्थिर रहेगी, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक स्वभाव को भी दर्शाता है कि वह जो सौंदर्य है उसको नियंत्रण में रखकर देखने में संतुष्टि महसूस करता है। कौन? ड्यूक। समझ गए बात को। मतलब पूरा कंट्रोल को बता रहा है यहाँ पर ड्यूक का कंट्रोल को, कि किस तरीके से वो कंट्रोल पाना चाहता था अपनी वाइफ के ऊपर, और किस तरीके से पेंटिंग के ऊपर कंट्रोल रख करके सामने वाले को बताना चाहता है कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आगे क्या है यहाँ जरा बात करते हैं। बोल रहा है कि द ड्यूक मेंशंस फ्रा पेंडोल्फ इंटेंशनली टू इम्प्रेस द विजिटर। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, कि ड्यूक जानबूझ करके फ्रा पेंडोल्फ का नाम लेता है ताकि आने वाले मेहमान, जो आया हुआ है उसके यहाँ मेहमान, उसको प्रभावित कर सके, उसको इम्प्रेस कर सके। तो ड्यूक का उद्देश्य अपनी संपन्नता और सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाना है। यहाँ पर वो जानता है कि फ्रा पेंडोल्फ एक नामी चित्रकार है, इसलिए उसका नाम लेकर के वह मेहमान को क्या करना चाहता है, ये जताना चाहता है कि वो कितना उच्च वर्ग का आदमी है और कितना कला प्रेमी भी है, ये भी चीज़ दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि भी क्या दिखाते हैं कि ड्यूक की कला प्रेमीता जो है, कला प्रेमी का जो होना है वो वास्तविक नहीं है, बल्कि दिखावे की है, शो ऑफ की है। उसका असली प्रेम कला नहीं है, बल्कि कला पर अधिकार जमाना उसका असली पहचान है। समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, ओनली ही कैन अनवील द पेंटिंग शोइंग हीज ऑब्सेशन विथ ऑनरशिप। यहाँ पर कह रहा है कि केवल वही इस चित्र पर जो पर्दा लगा है उसको हटा सकता है। और ये किस चीज़ को इंगित करता है, किस चीज़ को दर्शाता है? ये उसके स्वामित्व का जो एक जुनून है ना, जो ऑब्सेशन है, एक मालिक बनने का जो ऑब्सेशन है, उस भाव को दिखाता है। तो ये जो ड्यूक की मालिकाना सोच है उसको उजागर करता है। वो ना केवल अपनी तस्वीर, अपनी पत्नी की तस्वीर पर, बल्कि उसकी स्मृति है ना, उसकी मेमोरी और उसके जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उस पर भी नियंत्रण रखना चाहता था। और जो ड्यूक है वो ये अधिकार किसी और को नहीं देना चाहता था, है ना। ये जो उसका ऑब्सेशन है, जो जुनून है, किस प्रकार का है कि हर चीज़ सिर्फ उसी की ही होनी चाहिए, है ना। और उसके जो एक ऑथोरिटेटिव जो नेचर होता है, सत्तावादी जो स्वभाव होता है, उसका प्रतीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।
मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा होता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखते हैं। यहाँ तक हो गया था, है ना। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि विजिटर्स ऑफन आस्क अबाउट द डेप्थ एंड पैशन इन हर ग्लैंस एंड ही फील्स डिस्टर्ब्ड बाय इट। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मेहमान अक्सर आते हैं उसके यहाँ, है ना, उसकी निगाहों की गहराई और प्रेम, यहाँ पर देख रहे हो, डेप्थ एंड पैशन, गहराई और प्रेम, यहाँ पर पैशन मतलब प्रेम, है ना, उसके बारे में पूछते हैं जितने विजिटर्स वहाँ पर आते हैं। और ये बात ड्यूक को थोड़ा सा असहज महसूस कराता है ना, डिस्टर्ब महसूस कराता है। क्या मतलब इसका निकला कि ड्यूक के लिए ये सवाल बिल्कुल ही असहनीय है कि कोई और व्यक्ति उसकी पत्नी की मुस्कुराहट या फिर मुस्कान या फिर उसकी निगाहों की प्रशंसा करे। समझ पाए इस बात को? तो यहाँ तक समझ है, मतलब कि जो ड्यूक है इसे अपनी जेलसी और जो उसका इनसिक्योरिटी है उसके कारण बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी बीवी की इतनी सुंदरता की प्रशंसा को भला क्यों करेगा कोई, है ना, उसकी आंखों की प्रशंसा क्यों करेगा, है ना। जैसे मान लिया जाए कि दो दोस्त हैं और एक दोस्त उसकी बीवी की तारीफ ज़्यादा ही कर रहा होता है, तो उसको ना ज़रा बुरा भी लगेगा अंदर से, और कहीं वो मजाक भी कर रहा होगा तो हो सकता है झगड़े भी हो जाए इसी वजह से। ये चीज़ उसके साथ हो रही होती है ना। तो ये नहीं समझ पाता, वो जो ड्यूक है वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी पत्नी का स्वभाव नेचुरल है भाई, स्वाभाविक है, वो इतनी मृदुल है, इतनी ज़्यादा सौम्य है ना। तो ये उनका नेचर था, एकदम प्राकृतिक था, लेकिन उसे लगता था कि ये अविश्वास है और एक तरीके से अपमान भी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, तो इस चीज़ से पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बिल्कुल ही स्थिर नहीं है और काफ़ी संकीर्ण सोच का है, काफ़ी नैरो माइंडेडनेस को भी शो करता है ये विचार उसका। फिर यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि ब्राउनिंग इमीडिएटली एस्टैब्लिशेस द ड्यूक्स कंट्रोलिंग एंड इगोटिस्टिकल कैरेक्टर। यहाँ पर कह रहा है कि ब्राउनिंग शुरू में ही ड्यूक के नियंत्रण करने वाले और अहंकारी स्वभाव को उजागर कर देते हैं, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में ही। फिर यहाँ पर है दिस ओपनिंग सेट्स द टोन ऑफ पावर, प्राइड एंड कंट्रोल दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट। ये जो कविता है, कविता की जो शुरुआती पंक्ति हैं उसमें ही कवि जो ब्राउनिंग होते हैं ये स्पष्ट कर देते हैं। क्या स्पष्ट कर देते हैं? स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो इनकी जो शुरुआत है ना, ये पोएम की जो शुरुआत है वो शक्ति के बारे में है, घमंड और कैसे नियंत्रण है उसके भाव को स्थापित कर देती है ये कविता, है ना। तो जो कि पूरी कविता में ये चीज़ चलता रहता है। क्या चलता रहता है? शक्ति, पावर, प्राइड, कंट्रोल, यही सब चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्या समझ में आया हमें? छोड़िए, मुझे लगता है कि बहुत ईजिली आप समझ पा रहे होगे हर चीज़ों को, है ना। बात करते हैं एक एक पॉइंट को। यहाँ पर क्या है कि द ड्यूक डिस्क्राइब्स हिज सेकंड सेक्शन किसके बारे में? द डचेस नेचर एंड ड्यूक्स जेलसी। यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से उसकी जो लास्ट वाइफ है डचेस है, उसका जो नेचर है वो कैसा था, कैसा एक नेचुरल वे में वो किस तरीके से रहती थी, और ड्यूक का जेलसी कैसे पैदा होता है, इस चीज़ के बारे में है। यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कह रहा है द ड्यूक डिस्क्राइब्स हिज डचेस एज काइंड, चीयरफुल एंड इजिली प्लीज्ड। यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्यूक अपनी डचेस को दयालु भी दिखाता है, प्रसन्नचित्त काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, चेयरफुल रहती हैं, इस चीज़ को भी दिखा रहा है, और बहुत ही आसानी से किसी से भी खुश हो जाती थी, इस चीज़ को भी बता रहा है। तो इस पंक्ति से क्या पता चलता है कि डचेस का जो स्वभाव है वो बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल ही मृदुल है एक तरीके से, है ना। इस स्वभाव को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। मतलब कि वो स्वभाव से दयालु है, मिलनसार है, जो छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेती थी, इस तरीके के नेचर की थी वो, ठीक है। लेकिन ड्यूक क्या होता है कि इसे एक कमजोरी या फिर दोष के रूप में देखता है पूरे कविता में। उसके जो ये नेचर है, दयालु है, मिलनसार है, छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेती है हर छोटी चीज़ों में, इस चीज़ को वो कमजोरी समझता है, वो दोष समझता है ना। तो यहाँ पर कवि दिखाते हैं कि जहाँ एक सामान्य व्यक्ति इस गुण की प्रशंसा करता, वहीं ड्यूक अपने अहंकार और असुरक्षा के कारण क्या करता है, उसके उस स्वभाव को नकारात्मक रूप में ले लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला शी फाउंड जॉय इन एवरीथिंग, सनसेट्स, चेरीज, म्यूल्स, गिफ्ट्स, शोइंग हर इनोसेंट सिंप्लिसिटी। यहाँ पर ये कह रहा है क्या
कि उसकी जो डचेस थी वो उसकी वाइफ थी, वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेती थी, चाहे सूर्यास्त का समय हो, चाहे कोई चेरी का फल क्यों ना हो, कोई म्यूल्स हो, म्यूल्स का मतलब जो गधे टाइप का खच्चर होता है, वो जानवर को देख करके भी खुश हो जाती थी, या फिर किसी छोटे से कोई कोई गिफ्ट दे दिया है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा मासूम सादगी दिखाते हुए काफ़ी ज़्यादा वो क्या होती थी, मंत्रमुग्ध हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि डचेस का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा निर्मल था, निश्चल था एक तरीके से। वो प्रकृति की सुंदरता, साधारण चीज़ों और दूसरों के स्नेह में आनंद महसूस करती थी, लेकिन ड्यूक को लगता था कि ऐसी खुशी दिखाना उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा के खिलाफ है ना। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ड्यूक को अपनी पत्नी की स्वतंत्रता और जो उसका जीवंत प्रकृति है वो स्वीकार नहीं थी, और वो चाहता था कि खुशी सिर्फ उसी से जुड़ी हो, किसी और चीज़ या व्यक्ति से नहीं जुड़ी हो, उसकी वाइफ की खुशियाँ, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, ही कंप्लेन्स दैट शी स्माइल्ड एट एवरी वन इक्वली, नॉट ओनली एट हिम। यहाँ पर कह रहा है, वो शिकायत करता है कि उसकी पत्नी हर किसी पर मुस्कुराती थी, सिर्फ उसी पर नहीं। तो ये जो सेंटेंस है ये ड्यूक की ईर्ष्या और उसका जो इनसिक्योरिटी है उसको दिखाता है ना, जेलसी को दिखाता है। उसकी पत्नी का स्वभाव इतना उदार था कि वह सबके प्रति समान व्यवहार करती थी, लेकिन ड्यूक को लगता था कि ऐसा करके वो जो उसकी वाइफ है उसके विशेष स्थान को थोड़ा सा कम कर रही है। वो चाहता था कि उसकी पत्नी की मुस्कान केवल उसी के लिए आरक्षित हो, समझ रहे हो, बिल्कुल ही एक तरह से उसी के लिए हो, वो हंसे भी तो उसी को देख करके, दूसरे को देख करके नहीं। समझ गए बात को। तो यहाँ पर उसकी जो एक पॉसेसिवनेस की, एक जो स्वामित्व की जो भावना है ना, और नियंत्रण की जो चाह है उसको उजागर कर रहा होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, आगे कह रहा है कि ही फेल्ट दैट हर हार्ट वॉज टू सून मेड ग्लैड, टू इजिली इम्प्रेस्ड। यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि उसे लगता था, ही फेल्ट, उसको ऐसा लगता था, कैसा लगता था, कि उसकी पत्नी का दिल बहुत जल्दी खुश हो जाता था और आसानी से किसी भी से भी प्रभावित हो जाता था। तो ड्यूक अपनी पत्नी की भावनात्मक सहजता को पसंद बिल्कुल नहीं करता था, है ना। वो ये नहीं समझ पाता कि उसकी खुशी का कारण उसकी सरलता और उसकी जो इनोसेंसी है वो है, उसकी संवेदनशीलता है ना। वो उसे एक ऐसी महिला के रूप में देखता है जो बहुत जल्दी खुश हो जाती है, और ये बात उसके अहंकार को, उसके ईगो को चोट पहुंचाती है ना। असल में ये जो ड्यूक है वो स्वयं के प्रति इनसिक्योर फील करता है, जेलसी फील करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ये वाला सेंटेंस। फिर यहाँ पर द ड्यूक्स प्राइड एंड ईगो कुडंट टॉलरेट दैट हिज वाइफ वैल्यूड स्मॉल जेस्चर्स एंड काइंडनेस फ्रॉम अदर्स। यहाँ पर कह रहा है कि ड्यूक का जो अहंकार है, प्राइड और जो घमंड है, ये सहन नहीं कर पाता था कि उसकी पत्नी दूसरे के छोटे छोटे प्रेमपूर्ण व्यवहार की भी मतलब कदर करती थी। ये चीज़ बिल्कुल उसको पसंद नहीं था। ड्यूक का अहंकार इतना गहरा है कि वो ये नहीं समझ पाता है कि उसकी पत्नी किसी और की साधारण दया और फिर साधारण सी प्रशंसा को भी स्वीकार कर लेती थी, है ना। वो चाहता था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी की राय, उसकी ही प्रसन्नता, है ना, और उसके आदेशों को ही महत्व दे, बाकी लोगों को नहीं। और ये उसकी अहंकारी मानसिकता का प्रतीक है कि नहीं, जहाँ प्रेम और सम्मान स्वामित्व बन चुका है एक तरीके से। फिर यहाँ पर कह रहा है, ही इज जेलस एंड इनसिक्योर, अनेबल टू एक्सेप्ट हर नेचुरल गुडनेस। यहाँ कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका जो जेलसी वाली भावना है और जो इनसिक्योर वाली जो भावना है, हाँ, उसके मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित महसूस करता है। अनेबल टू एक्सेप्ट हर नेचुरल गुडनेस, इसका मतलब कि वो उसकी मतलब अपनी वाइफ की स्वाभाविक जो इतने अच्छे, बहुत अच्छी थी वो, है ना, नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसको स्वीकार नहीं कर पाता था वो। तो ड्यूक का चरित्र अंदर से बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा भयभीत है। इसी चीज, जो लोग भयभीत होते हैं वही तो इनसिक्योर फील करते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं, है ना, मतलब अंदर से कमज़ोर होते हैं वे लोग। यहाँ तक समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ही बिलीव सी फेल्ड टू अप्रिशिएट द गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम। देख पा रहे हो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सारे सेंटेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, पकड़ ही नहीं पाओगे अगर इसके अच्छे से मीनिंग नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही बिलीव्स, मतलब वो ऐसा सोचता है, वैसा मानता है, शी फेल्ड टू अप्रिशिएट द गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, यानी उसकी पत्नी ने 9 साल पुराने जो एक कूल नाम है, यहाँ पर देख रहे हो,
जो कुल नाम कहने का मतलब जो उसके वंश की एक जो प्रतिष्ठा है उसका सम्मान नहीं किया उसकी पत्नी ने। मतलब समझने वाली बात है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्यूक के जो एक एरिस्टोक्रेटिक प्राइड है ना, एक अपने जो खानदान है, अपने वंश है, उसके प्रति जो घमंड है उसको दर्शाता है कि वो जो है वो अपनी कुलीनता और जो एक वंश परंपरा है उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है और चाहता है कि उसकी पत्नी भी उसी दृष्टि से देखे। लेकिन डचेस अपने पति की सामाजिक स्थिति से ज़्यादा क्या करती है, वो मानवीय संबंधों और मानवीय जो सादगी है उसको महत्व देती है। लेकिन ड्यूक इसे अपमान समझता है क्योंकि उसके लिए प्यार नहीं बल्कि वंश की प्रतिष्ठा ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो दिया ना गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, इसका मतलब है वो अपने खानदान की जो प्रतिष्ठा है ना उसकी बात कह रहा है। ये समझ के बात को कि इतने बड़े खानदान में तुम आई हो और किसी दूसरे मर्द के स्माइल पर तुम भी स्माइल कर जाती हो। समझ पाए? फिर यहाँ पर क्या, हाँ अगला है, हिज एरोगेंस मेक्स हिम थिंक हर हैप्पीनेस शुड डिपेंड ओनली ऑन हिज अप्रूवल। मतलब उसका घमंड उसे ये विश्वास दिलाता है कि उसकी पत्नी की खुशी केवल उसी की इच्छा और स्वीकृति पर निर्भर होनी चाहिए, ना कि दूसरे पर। तो यहाँ पर भी उसका एक तरह से देख सकते हैं अहंकार की बात है। फिर कह रहा है ब्राउनिंग यूजेस आयरनी, जैसे कि द ड्यूक थिंक्स ही इज डिस्क्राइबिंग हर फॉल्ट्स बट ही एक्चुअली एक्सपोजेज हिज ओन क्रुएल्टी एंड वैनिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्राउनिंग ने यहाँ पर आयरनी का प्रयोग किया है। ड्यूक सोचता है कि वो अपनी पत्नी की गलतियां बता रहा है पर वास्तव में वो अपनी निर्दयता और अहंकार को प्रकट कर रहा है ना, और इसी को तो हम कहते हैं आयरनी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि ये जो कविता है ये आयरनी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ड्यूक को लगता है कि अपनी पत्नी की कमजोरियां दिखा रहा है लेकिन उसकी हर बात से उसकी खुद की क्रूरता, उसकी खुद की ईर्ष्या और उसकी खुद की जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, आत्ममुग्धता है, वो झलकती है। ब्राउनिंग ने इसे बहुत ही अच्छे टेक्निक से दिखाया है कि व्यक्ति की भाषा और बर्ताव ही उसके भीतर की नैतिक सच्चाई को उजागर कर देते हैं, चाहे वह खुद को कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों ना करे। समझ गए? तो अपनी बातों से ही कई लोग अपने कैरेक्टर की एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे नहीं होता है कि कई बार होता है ना कि हम सामने वाले को बातचीत से ही पता कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये कैसे खानदान से आया होगा, इसकी परवरिश कैसी करी गई होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये कितना घमंडी है इसकी बातों से ही पता चल जाता है। ये दिखाना चाहता है कुछ और, अपनी बीवी की फॉल्ट को दिखाना चाहता है, लेकिन वो क्या दिखा जाता है, अपनी क्रुएलिटी और वैनिटी को दिखा जाता है, घमंड को दिखा जाता है। स्पष्ट है सारी बातें। फिर बात करते हैं यहाँ क्या कह रहा है। द ड्यूक एडमिट्स, यहाँ पर थर्ड पार्ट है, द कन्फेशन आई गेव कमांड्स। कहने का मतलब है कि मैंने आदेश दिया, इस चीज़ को कन्फेस कर रहा है। कन्फेस करने का मतलब है कि वो स्वीकार कर रहा है। देखते हैं किस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, अपने घमंड को किस तरीके से स्वीकार करता है। यहाँ पर यहाँ पर ये कह रहा है द ड्यूक एडमिट्स ही नेवर डिस्कस्ड हिज कंसर्न्स डायरेक्टली विथ हर इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट। क्या मतलब यहाँ पर ड्यूक स्वीकार करता है कि उसने कभी अपनी पत्नी से अपनी चिंताओं के बारे में डायरेक्टली बात नहीं किया, है ना। और यहाँ पर कह रहा है भले ही तुम्हारे पास बोलने की कला हो, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास नहीं है। क्या इसका क्या पता चला, इसका क्या मीनिंग समझे आप? यहाँ पर इस सेंटेंस से ड्यूक की एक जो भावनात्मक रूप से इमोशनली वो जो अपरिपक्व है ना, और जो उसका अहंकार घमंड है उसको दर्शाता है। वो कहता है कि उसने अपने पत्नी से कभी बात नहीं किया, है ना, यानी वो संवाद और मतलब बातचीत में और समझ में विश्वास नहीं था। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच कह करके ये दिखाता है कि वो खुद को श्रेष्ठ और पत्नी को कमजोर या फिर अयोग्य मानता था, है ना। वो अपनी समस्याओं को फिर जो भी असंतोष था, है ना, मान लो उसकी पत्नी असंतोष थी तो उसके साथ साझा करने के बजाय उसको क्या करता था, मन में दबाए रखता है ना, जिससे उसके भीतर क्रोध और जलन बढ़ती जाती है। इस चीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, ही रेफ्यूजेस टू स्टूप टू कम्युनिकेट और कंप्रोमाइज शोइंग एक्सट्रीम एरोगेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि वो झुक करके बात करना, स्टूप का मतलब होता है झुकना, है ना, स्टूप का मतलब झुकाव होता है, जो झुकते हैं किसी के सामने लोग। तो बोला वो झुक करके बात करने और फिर समझौता करने से इनकार करता है। ये उसके बहुत अधिक घमंड जो है ना उस प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पर होता है कि ड्यूक को लगता है कि पत्नी से बातचीत या फिर समझौता करना उसके सम्मान के खिलाफ है। कई बार देखा जाता है, कई फैमिली में मैं देखा हूँ ऐसा कि लोग कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो महिलाओं से पूछना जरा सा भी नहीं समझते कि मैं उससे बात करूँ या फिर पूछूं,
है ना। तो इसी तरीके से ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी से बातचीत क्यों करूंगा, उससे समझौता क्यों करूंगा। तो उसको उससे बातचीत करना फिर समझौता करना उसको अपने सम्मान के खिलाफ लगता है ना। वो अपने राजसी दर्जे जो है ना उसको इतना ऊंचा मानता है कि किसी भी तरह का झुकना उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है ना। स्टूप करना, झुक करके बातें करना उसको ठेस पहुंचाता है। ये इस बात को दिखाता है कि उसके लिए अहंकार और जो पावर है, जो शक्ति है, वो प्रेम और समझ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। कवि यहाँ पर ड्यूक के उस अभिमान को उजागर करते हैं जो उसके एक निर्दयी और ठंडा व्यक्तित्व बनाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहा है, हिज स्टेटमेंट आई गेव कमांड्स, है ना, उसका स्टेटमेंट है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर इज द पोएम्स मोस्ट शॉकिंग लाइन। ये मोस्ट शॉकिंग लाइन है। इसका मैं राज समझाता हूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। यहां पर बोल रहा है कि मैंने आदेश दिया और फिर सारी मुस्कुराहटें रुक गई, है ना। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, सारी मुस्कुराहटें रुक गई। ये जो सेंटेंस है ये पूरी कविता की सबसे चौंकाने वाली पंक्ति है। बताता हूँ क्यों। ये पंक्ति जो है ना, ये जो सेंटेंस है कविता का सबसे जो भयावह क्षण बोलते हैं ना, वो क्षण है। क्यों? क्योंकि ड्यूक बड़ी सहजता से कहता है कि उसके आदेश के बाद उसकी पत्नी की मुस्कुराहट रुक गई। यहां से स्पष्ट होता है कि उसने आ तो पत्नी की हत्या करवा दी या उसे कैद में डाल दिया, है कि नहीं, जैसे तस्वीर को कैद में डाल दिया है। तो ये जो सेंटेंस है उसकी निर्दयता और उसका जो इमोशनलेसनेस है ना, जो भाव शून्यता है, उसका सबसे गहरा प्रमाण है। समझ पाए यहाँ तक। तो कवि जो है वो इस लाइन के माध्यम से पूरी कविता का एक साइकोलॉजिकल क्लाइमैक्स को रचने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है सारी बातों को आप समझ गए। यहाँ पर क्या आगे कह रहा है, द फ्रेज इम्प्लाइज दैट ही ऑर्डर्ड हर डेथ और फोर्स्ड आइसोलेशन आउट ऑफ जेलसी। यही सेंटेंस के बारे में कह रहा है ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो वाक्यांश है ये संकेत देता है कि उसने जेलसी के कारण और आउट ऑफ जेलसी और अपनी आउट ऑफ जेलसी ही अपनी पत्नी को क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया, और फिर उसको जबरन कहीं अलग थलग कर दिया। समझ गए बात को, आइसोलेट कर दिया, मतलब कहीं पर कैद करवा दिया। ठीक। फिर बात कह रहा है आगे क्या, जैसे देखो की एंड का एक मूवी है, जहाँ तक मुझे याद आता है उसमें करीना कपूर होती है और यहाँ पर एक क्या नाम है उस हीरो का, मैं भूल गया। तो वो चाहता है कि मेरी बीवी बाहर काम करे और मैं किचन का काम करूं, बच्चे संभालूं, ऐसे करके वो करता भी है। और लास्ट में इतना ज़्यादा वो पॉपुलर हो जाता है, व्लॉग वगैरह बनाता है और कुछ न्यूज़पेपर में वगैरह में लिखता है कि कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब, है ना। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है कि उसकी बीवी को लगने लगता है कि ये पॉपुलर होने के लिए ही मेरे साथ शादी किया और ऐसे किया। और लास्ट में वो एक सेंटेंस बोलती है कि तू दिखा दिया ना टॉपर गिरी। वो एकदम ऐसे ही सेंटेंस में बोलती है कि जो टॉपर होता है ना वो इसी तरीके का टॉपर होता है कि अपना नाम कमाने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। मतलब वो उल्टा ही बोलती है, जबकि ऐसी भावना से वो नहीं कर रहा था वैसा कुछ। मूवी देखोगे पता चल जाएगा। तो वही वाली बात है, जलसी के कारण लोग कुछ भी बोल जाते हैं, जलसी के कारण अपनी बीवी से भी कुछ भी कर देते हैं, है ना। जबकि बीवी भाई अर्धांगनी है, उसको लाइफ टाइम तक वो जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि उसकी बीवी जो है बुढ़ापे तक वही बीवी काम आने वाली है। फिर भी पता नहीं क्यों जलसी करते हैं और उसको जरा सा भी मतलब इज्जत नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो यही हाल होता है ड्यूक के साथ। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हिज टोन रिमेन्स काम एंड कैजुअल हाईलाइटिंग हिज साइकोलॉजिकल कोल्डनेस। क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो उसका जो टोन है बोलने का, है ना, जो उसका टोन है, स्वर जो है बोलने का, वो बिल्कुल ही काम होता है, कैजुअल होता है, मतलब शांत और सामान्य बना रहता है। जो उसकी एक मनोवैज्ञानिक जो कठोरता है ना, उसको यहाँ पर दर्शाता है। उसका जो भाव शून्यता है, कोल्डनेस है, उसको यहाँ पर दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि सबसे डरावनी वाली बात यह है कि ड्यूक इतने बड़े अपराध की बात करते हुए भी पूरी तरह शांत है। मतलब सामने वाले गेस्ट से बात कर रहा है फिर भी शांत है ना। उसके मन में ना कोई किसी तरीके से रिग्रेट है, ना पश्चाताप है, ना दुख है। तो ये इस बात को दिखाता है कि अंदर से वो बिल्कुल ही भावहीन है ना, मतलब कि इमोशनली डेड व्यक्ति है वो। तो कवि यहाँ पर जो ब्राउनिंग है वो ये दिखाते हैं कि असली भय हिंसा में नहीं बल्कि उस शांति में छिपा है जो अपराध को सामान्य मानती है। समझ गए। कोई व्यक्ति इतने आसानी से कैसे बोल सकता है कि मैंने उसको मरवा दिया, बस इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो मेरे को देख करके नहीं बल्कि सबको देख करके हंसा करती थी। भैया उसका नेचर भी तो हो सकता है स्माइली वाला। फिर आगे यहाँ पर क्या है, ब्राउनिंग मास्टरफुली यूजेस अंडर स्टेटमेंट टू रिवील मर्डर थ्रू सजेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो ब्राउनिंग है वो बड़ी कुशलता से संकेतों के माध्यम से, है ना,
यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थ्रू सजेशन है ना, मतलब संकेतों के माध्यम से क्या करने की कोशिश किए हैं, हत्या का रहस्य को उजागर किए हैं। सीधे तौर पर नहीं कहा उन्होंने, है ना, कि वो हत्या कर दिए हैं, मतलब संकेत के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हत्या किए हैं। तो कवि ने अंडर स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर जो अंडर स्टेटमेंट है, अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है संकेतों में कही गई जो सच्चाई होती है उसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। तो इसका प्रयोग किए हैं कौन, कवि। तो उन्होंने सीधे ये नहीं लिखा है कि ड्यूक ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी, बल्कि शब्दों के पीछे के अर्थों से हम जैसे रीडर को सच का एहसास कराया है। तो इस टेक्निक से कविता का जो एक साइकोलॉजिकल और जो एक रहस्यमय प्रभाव है कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, रीडर्स को, हम जैसे रीडर्स को पढ़ने पर मजबूर करता है कि कविता की जो कलात्मक श्रेष्ठता है वो कितनी है कि नहीं। फिर यहाँ पर बोला दिस सेक्शन, मतलब कि ये थर्ड सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्न्स द पोएम फ्रॉम मेयर डिस्क्रिप्शन टू ए साइकोलॉजिकल कन्फेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो कविता का भाग है एक साधारण वर्णन से एक मनोवैज्ञानिक कन्फेशन में बदल देता है। कन्फेशन का मतलब स्वीकार करने वाली भावना, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं जरा, अगला क्या है, सेक्शन नंबर 4 है ना, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि द न्यू प्रपोजल एंड सिंबॉलिक एंडिंग। यहाँ पर बोल रहा है कि जो उनकी शादी को लेकर के एक जो प्रपोजल आता है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, और क्या सिंबॉलिक एंडिंग होता है इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है आफ्टर द ग्रीम कन्फेशन द ड्यूक कुल्ली रिटर्न्स टू बिजनेस डिस्कसिंग डॉरी निगोशिएशंस फॉर हिज नेक्स्ट मैरिज। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीम कन्फेस करने के बाद, यानी कि भयावह रूप से स्वीकार भी कर लेता है कि वो अपनी पत्नी को किस हाल में कर दिया। उसके बाद क्या करता है ये, द ड्यूक कुली रिटर्न्स टू बिजनेस, यानी कि ड्यूक शांत मन से फिर से अपने काम की बात करने लगता है उस गेस्ट से। क्या करता है, डिस्कसिंग डॉरी निगोशिएशंस फॉर हिज नेक्स्ट मैरिज, यानी कि वो अपनी अगली शादी के लिए दहेज पर बातचीत करता है। समझ गए यहाँ। फिर आगे क्या कह रहा है, His focus on wealth and social rank shows his materialism and greed। यहाँ पर बोल रहा है उसका ध्यान धन पर है और सामाजिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित रहता है ना। ये उसके जो मटेरियलिज्म है ना, उसको दिखाता है, मतलब भौतिकवादी को दिखाता है, और उसके ग्रीड स्वभाव को भी दिखाता है। फिर आगे बोल रहा है ही रेफर्स टू द काउंट्स नॉन म्यूनिफिसेंस इम्प्लाइंग ही एक्सपेक्ट्स अ लार्ज डॉरी। यहाँ पर बोल रहा है कि उसका जो काउंट की जो प्रसिद्ध उदारता है ना, ये उसका उल्लेख करता है, यानी जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो बड़े दहेज की उम्मीद रखता है। फिर बात करते हैं द ड्यूक इज स्टिल इमोशनली डिटैच्ड, नो गिल्ट नो रिग्रेट। कहने का मतलब क्या है कि ड्यूक अब भी भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही क्या है, डिटैच्ड है। उसे ना कोई अपराध का बोध है और ना ही कोई रिग्रेट है, ना ही कोई पछतावा है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है he ends by showing a bronze statue of Neptune taming a seahorse sculpted by Klaus of Innsbruck। मैं आपको बता दिया हूँ इसके बारे में, है ना। वो अंत में क्या करता है, नेपच्यून जो होता है, जो समुद्र के देवता होते हैं, उसकी एक कांसे की मूर्ति दिखाता है, ठीक है, ब्रॉन्ज की एक मूर्ति दिखाता है, जिसमें वो क्या कर रहा होता है, वो मूर्ति वो समुद्री घोड़े को वश में कर रहा होता है। और ये मूर्ति क्लॉस ऑफ इंसब्रुक जो है, क्लॉस ऑफ इंसब्रुक है, उस नामक कलाकार ने बनाई थी। और ये किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है सॉरी, नेपच्यून। नेपच्यून कहने का मतलब समुद्र का जो देवता है, जो किस तरीके से सी हॉर्सेस को अपने कंट्रोल में रखा है, तो अपने आप को वहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस तरीके से कंट्रोल करने वाला इंसान हूँ जो हर किसी को अपने अधीन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, द स्टैच्यू सिंबलाइजेस द ड्यूक्स ओन डिजायर टू डोमिनेट एंड कंट्रोल जस्ट एज नेपच्यून टेम्स द सी क्रिएचर। मैं तो आपको बता ही दिया है ना कि ये मूर्ति ड्यूक की उसी इच्छा का प्रतीक है कि वो सब पर शासन और नियंत्रण करना चाहता है, जिसे नेपच्यून समुद्री जीव को अपने वश में करता है, समुद्री घोड़े को अपने वश में करता है। फिर बात करते हैं द क्लोजिंग इमेज कनेक्ट्स आर्ट पावर एंड पोजीशन समिंग अप हिज पर्सनालिटी। यहाँ पर बोल रहा है कविता का जो ये अंतिम दृश्य है वो कला को, शक्ति को, पावर को और उसका पोजीशन को, यानी कि स्वामित्व की भावना को, तीनों को एक साथ जोड़ता है और ड्यूक के पूरे व्यक्तित्व के सार को बता रहा होता है, उसके समरी को बता रहा होता है, समअप कर रहा होता है, ठीक है। फिर बोल रहा है द पोएम एंड्स विथ चिलिंग कंपोजर एंड आयरनी, द ड्यूक रिमेन्स
अनरिपेंटेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि कविता का अंत जो है वो बिल्कुल ही भयावह है और शांति और विडंबना के साथ होता है। ड्यूक अब भी निडर है और पश्चाताप रहित रहता है, मतलब वो पछताता है ही नहीं। अनरिपेंटेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करना, इसको किसी भी तरह से पछतावा है ही नहीं। समझ गए बात को? तो अगर बात करें तो कविता का जो लास्ट भाग है उसमें ड्यूक की जो स्वार्थी है, जो मटेरियलिज्म है, भौतिकतावादी है और निर्दयी मानसिकता है, उसको पूरी तरह से प्रकट करते ही ये अंतिम वाला पार्ट प्रकट करता है। ठीक है, वो अपनी पत्नी की हत्या का संकेत देने के बाद भी शांत है और बिल्कुल ही आत्मसंतुष्ट है और अब अगली शादी को भी धन और प्रतिष्ठा का सौदा मान रहा है ना। काउंट की उदारता की बात करके क्या करता है, दहेज की उम्मीद जताता है। ये उसकी लालच और दुनियादारी के जो भावना है उसको उजागर करता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, शायद आप इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। देखता हूँ कौन वाली बात को। कहाँ गया? इस वाली बात को जरा देखो, यहाँ समझो। ये जो दिया ना, ही रेफर्स टू द काउंट्स नॉन म्यूनिफिसेंस इम्प्लाइंग ही एक्सपेक्ट्स अ लार्ज डॉरी। इसका मतलब है कि काउंट की प्रसिद्ध उदारता का उल्लेख करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो बहुत ही बड़े दहेज की उम्मीद करता है। मतलब इसका क्या निकला, ड्यूक की लालच साफ साफ यहाँ पर झलकती है ना। वो क्या करता है, अपने अगले विवाह के लिए अपने होने वाले जो ससुर है, काउंट का मतलब होने वाले ससुर, उसकी उदारता की तारीफ करते हुए ये संकेत देता है कि उसे अच्छा खासा दहेज मिलने की उम्मीद है। ये इस बात को दिखाता है कि ड्यूक का जो संपन्नता प्रेम है ना, वो केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि लोभ और स्वार्थ से प्रेरित है। वो अपनी पत्नी को भी शायद एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, वस्तु की तरह देखता है, जिसके साथ धन और प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। समझ गए बात को? तो ये नॉन म्यूनिफिसेंस किस लिए बोल रहा है कि भैया आप तो बहुत ज़्यादा नामी गिरामी क्या है, उदारवादी हैं, इस तरीके से होने वाले ससुर की बात कर रहा है। चलिए ये सब बात में सारी बातें तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, एक ओवरऑल इनसाइट देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। एक एक लाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। यहाँ बोल रहा है कि द एंटायर पोएम अनफोल्ड्स एज कॉन्वर्सेशन बट द ड्यूक अननोइंगली कन्फेसेस हिज मोरल करप्शन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूरी कविता एक बातचीत के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, कॉन्वर्सेशन के रूप में अनफोल्ड होती है, मतलब आगे बढ़ती है। लेकिन ड्यूक अनजाने में ही क्या करता है, अपने मोरल करप्शन जो है, नैतिक पतन है, उसको स्वीकार कर लेता है। फिर आगे कह रहा है, ब्राउनिंग यूजेज द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म टू रिवील साइकोलॉजिकल डेप्थ थ्रू स्पीच। यहाँ बोल रहा है ब्राउनिंग ने नाटकीय रूप से ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से उस कैरेक्टर के बोलने की शैली से उसके जो साइकोलॉजिकल डेप्थ है उसको उजागर करने की कोशिश किया है। फिर बोल रहा है, एवरी डिटेल फ्रॉम द पोर्ट्रेट टू द स्टैच्यू एक्सपोजेज द ड्यूक्स टायरनी, ईगो एंड मोरल डिके। यहाँ पर बोल रहा है कि हर जो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, हर जो एक सिंबलिज्म दिया गया है, चाहे वह डचेस की तस्वीर हो या फिर नेपच्यून की जो एक मूर्ति हो, ठीक है, नेपच्यून की जो मूर्ति है, ड्यूक की ये सब क्या बता रहा है, ड्यूक की तानाशाही, अहंकार और उसका जो नैतिक पतन है उसको प्रकट करता है। द लिसनर एनवॉय रिमेन्स साइलेंट सिंबलाइजिंग सोसाइटीज सबमिशन टू पावर। इस पॉइंट को ध्यान रखना भैया, ठीक है। यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे, यहाँ पर बोल रहा है कि जो वहाँ पर लिसनर है, जो दूत आया हुआ है वहाँ पर, लिसनर एनवॉय, ठीक है, जो रिश्ते की बात को लेकर के आया है उसकी दूसरी शादी के लिए, वो पूरे समय पूरी कविता में मौन रहता है। ये किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है कि समाज की सत्ता के आगे झुक जाने का जो एक प्रतीक है उसको दिखा रहा है। सबमिशन टू पावर है ना, सत्ता के सामने जो लोग झुक जाते हैं उसके बारे में है, चुप्पी लगा देते हैं उसके बारे में है, कोई सवाल नहीं करते उसके बारे में है। फिर बोल रहा है, द पोएम इज ए मास्टर पीस ऑफ आयरनी। क्यों? द ड्यूक थिंक्स ही इज शोइंग रिफाइनमेंट बट द रीडर सीज मर्डर एंड प्राइड। ये जो कविता है वो आयरनी की एक उत्कृष्ट रचना है। ड्यूक क्यों? क्योंकि ड्यूक सोचता है, क्या सोचता है कि वो अपनी शालीनता और श्रेष्ठता दिखा रहा है बातों में, लेकिन हम रीडर्स उसके अहंकार, उसके जलसी और उसके हत्या के जो अपराध है वो साफ साफ हम देख पाते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, यहाँ बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्राउनिंग पेंट्स अ पोर्ट्रेट नॉट ऑफ द डचेस बट ऑफ द ड्यूक्स सोल। यहाँ पर बोल रहा है कि ब्राउनिंग ने इस कविता में डचेस का नहीं बल्कि ड्यूक की आत्मा का चित्रण उकेर दिया है।
समझ गए बात को? पूरा उम्मीद है कि पूरा समझ गए होगे बहुत अच्छे तरीके से। समझते हैं आगे ज़रा देखो, फिर से रिपीट करूंगा, मैं हर पॉइंट को रिपीट करूंगा ताकि आप इससे एक भी पॉइंट को छोड़ ना सको। यहाँ पर मेजर थीम्स क्या है, मतलब किन किन विषय पर ये बात की है, ज़रा बात करते हैं। यहाँ है कि पावर एंड कंट्रोल, पहला विषय तो ये है। द ड्यूक्स ऑब्सेशन विथ ऑथोरिटी एक्सटेंड्स टू आर्ट, पीपल एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ बोल रहा है कि एक पावर और जो कंट्रोल है ना, तो इससे इससे क्या पता चला कि कविता का जो मुख्य विषय है ना वो पावर और कंट्रोल है, यानी शक्ति और नियंत्रण की जो लालसा है वो इसका मेजर थीम है। ड्यूक हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, चाहे वह उसकी पत्नी हो, कोई चाहे पोर्ट्रेट यानी चित्र हो, या फिर उसकी जो सामाजिक स्थिति है चाहे वो ही हो, है ना। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि सब कुछ उसके आदेश पर चलना चाहिए और जो भी उसकी इच्छा के विपरीत जाए उसे वह स्वीकार नहीं करता। देखो अपनी बीवी को भी मरवा दिया, है ना। यही भावना जो है उसकी अत्याचारी प्रवृत्ति जो है, टायरेनिकल जो नेचर है उसको उसकी जड़ है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि इसका मेजर थीम एक पावर एंड कंट्रोल है। फिर है ईगो एंड प्राइड, ही वैल्यूज हिज एरिस्टोक्रेटिक नेम एंड सोशल रैंक मोर देन ह्यूमन लाइफ और लव। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ईगो एंड प्राइड भी इसका क्या है, एक मेजर थीम है, यानी अहंकार और घमंड। वो अपने कुलीन नाम जो है, उच्च खानदान का जो एक नाम है और एक सामाजिक पद है, वो इंसानों की जिंदगी या फिर प्रेम से भी ज़्यादा महत्व देता है। ड्यूक के भीतर अहंकार और जो एरिस्टोक्रेटिक एक प्राइड है उसकी गहराई से भरी हुई है ना। वो अपने 9 साल पुराने कुल नाम पर गर्व करता है और सोचता है कि उसका दर्जा सबसे ऊंचा है ना। ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। और उसके लिए इंसान की भावनाएं, सच्चा प्रेम और दया सब उसकी प्रतिष्ठा और रुतबे से कम ही है ना। ये अहंकार उसकी मोरल डाउनफॉल यानी जो नैतिक पतन है उसकी असली वजह बन जाता है। बात करते हैं जेलसी एंड पोजेशन, भी इसका क्या है, एक थीम है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है हीज इनएबिलिटी टू शेयर अफेक्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन पॉजिटिवनेस। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि उसका जो जेलसी है मतलब स्त्रिया है और पोजीशन है यानी स्वामित्व वाली जो भावना है, दबंगगिरी मतलब दबदबा वाली जो भावना है उसको बोलते हैं पॉजिटिवनेस, है ना। वो अपने स्नेह को बांट नहीं पाता। हीज इनएबिलिटी टू शेयर अफेक्शन जिसके कारण विच लीड्स जिसके कारण टू डिस्ट्रक्टिव पॉजिटिवनेस, जिसके कारण वह विनाशकारी स्वामित्व की भावना का शिकार हो जाता है ना। ड्यूक अपनी पत्नी से प्यार करता है लेकिन क्या करता है, वो उस प्यार को स्वतंत्र नहीं बंधन बना करके रखना चाहता है और ये सब सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और के प्रति विनम्र रहे और किसी और को देख करके मुस्कुरा दे, है ना। और इस पॉजिटिव लव की भावना ने उसको क्या किया, उसके प्रेम को अत्याचार और नियंत्रण में बदल दिया। और इसी जेलसी और इसी पॉजिटिवनेस के कारण क्या होता है, उसकी जो एक मानसिकता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंततः क्या होता है, जेलसी के कारण उसने अपनी पत्नी को मौत का घाट उतार देता है। यही जेलसी और पॉजिटिवनेस के कारण। बात करते हैं आगे देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है ना, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। मैं भी हूँ, काफ़ी हद तक हूँ और हर कोई होता है। मान लो आप में से कोई महिला हो तो आप अपने पति को किसी दूसरे लड़के से हंस करके बात करना देखना पसंद करोगे? नहीं करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो हंस रहा है, बार बार बात कर रहा है तो उसका मर्डर कर दें, है कि नहीं। तो इसी तरीके से लगभग सारे लोग होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में नहीं होना चाहिए कि किसी को मौत के घाट उतार दो। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम कर दी हो तो अलग की बात है, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा देने से अगर उसकी मौत के घाट उतार देते हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है ना, जैसे कि यहाँ पर ड्यूक करता है। फिर बोल रहा है अगला यहाँ पर क्या है थीम, द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। यहाँ पर बोल रहा है कि स्त्रियों का जो वस्तुकरण किया गया ना, उसको वस्तु समझा जाता है, उसका वो भी एक थीम है। द डचेस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले लिटरली अ पेंटिंग बिहाइंड अ कर्टेन। यहाँ पर बोल रहा है कि डचेस एक प्रदर्शन की वस्तु बन जाती है, सचमुच एक पर्दे के पीछे टंगी हुई तस्वीर की तरह, है ना। इसका मतलब क्या निकला कि ब्राउनिंग जो है हमारे कवि साहब यहाँ दिखाते हैं कि ड्यूक अपनी पत्नी को एक मानव नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट समझता है। उसकी मृत्यु के बाद वो क्या करता है, उसको एक चित्र के रूप में दीवार पर टांग देता है और अब केवल वही तय करता है कि उसको कौन देखेगा, कौन उसकी आंखों में झांकेगा। समझ पाए? इस तरह डचेस अब केवल एक सुंदर वस्तु बन करके रह जाती है, ना बोल सकती है, ना विरोध कर सकती है। और ये जो कविता है ये पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है, पितृसत्तात्मक जो सोच है हमारा, उस पर एक व्यंग्य है, कटाक्ष है कि नहीं, जहाँ स्त्री को सजावट की वस्तु समझा जाता है। नहीं समझे?
फिर अगला थीम है आर्ट वर्सेस लाइफ। आर्ट वर्सेस लाइफ क्यों है भैया? कला वर्सेस जीवन क्यों है? क्योंकि आर्ट बिकम्स अ फ्रोजन सब्सटीट्यूट फॉर लाइफ, द डचेस लिव्स ओनली इन द पोर्ट्रेट। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि कला जीवन का एक फ्रोजन सब्सटीट्यूट है, मतलब जमा हुआ एक विकल्प बन जाती है। डचेस अब केवल चित्र में जीवित है। मतलब इसका क्या निकला कि ड्यूक को असली जीवन की स्त्री नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी चाहिए जो हमेशा उसके अनुसार स्थिर रहे। इसलिए उसकी पत्नी की असली मुस्कान अब एक चित्र में कैद है कि नहीं? कवि यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे जीवंत जीवन की जो एक वार्मथ है, गर्माहट है, उसको ड्यूक ने कला के ठंडे रूप में बदल दिया है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर एक किस चीज़ का प्रतीक है कि वो जीवन से नहीं बल्कि नियंत्रण और पूर्ण रूप से भ्रम, एक जो पूर्णता है उसके भ्रम से प्रेम करता है। समझ गए बात को? फिर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि दिखावा वर्सेस जो वास्तविकता है उसके बारे में। द ड्यूक्स रिफाइंड मैनर्स मास्क हीज मोरल करप्शन। यहाँ बोल रहा है ड्यूक के सभ्य व्यवहार के पीछे उसकी नैतिक का जो एक पतनशीलता है वो छुपी हुई है। ऊपर से ड्यूक एक संस्कारी, शालीन और विद्वान व्यक्ति दिखाई देता है ना, लेकिन उसके शब्दों के पीछे क्रूरता, स्वार्थ और अपराध भाव छुपा हुआ है। कवि दिखाते हैं कि सुसंस्कृत दिखना और सच्चे नैतिक होना, ये दोनों बात में फ़र्क है भैया। उसकी सभ्यता का ये जो आवरण है ना, ब्राउनिंग की जो एक व्यंग्य कला है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बात करते हैं द रेनेसेंस स्पिरिट के बारे में। यहाँ पर बोला है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। बोला है कि पुनर्जागरण के जो स्पिरिट है, भावना है, उसके बारे में बताया है। देखते हैं कौन से पुनर्जागरण की बात कह रहा है। बोला है सोफिस्टिकेशन यानी परिष्कृत मतलब समझते हो, मतलब जो ज़्यादा हाई फाई दिखने वाले लोग हैं उसके बारे में बोल रहा है। मटीरियलिज्म है ना, रईस लोग जो बोलते हैं उसको सोफिस्टिकेशन कह सकते हैं, शहरीवादी टाइप का। फिर यहाँ पर एंड इंडिविजुअलिज्म यानी कि जो खुद में व्यक्ति रहता है उसके बारे में। आर ऑल सेंट्रल टू हीज पर्सनालिटी, ये सभी उसके व्यक्तित्व के केंद्र में है। यानी कि कविता का जो परिवेश है ना, सेटिंग जो है पूरा, वो रेनेसेंस इटली का है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर कला, धन और व्यक्तिगत जो शक्ति है उसका बोलबाला था उस समय। ड्यूक का चरित्र उसी युग की चमक दमक और उसी की स्वार्थपरता को दर्शाता है। ठीक है, वो जो शिक्षा है और कला है उसमें निपुण है, लेकिन भावनात्मक रूप से ठंडा और निर्दयी है। ब्राउनिंग ने ड्यूक के माध्यम से ये दिखाया है कि सभ्यता और क्रूरता एक साथ रह सकती है। स्पष्ट है सारी बातें। फिर बात करते हैं सिंबलिज्म के बारे में, कौन कौन से सिंबलाइज यहाँ पर किया गया है। जैसे यहाँ पर पूछ देगा कि पोर्ट्रे बताओ, जो उसकी वाइफ की पोर्ट्रे है वो किसी को सिंबलाइज कर रहा है। तो सिंबल ऑफ पावर, कंट्रोल एंड एटर्नल पोजिशन, द ड्यूक ऑन्स हर इमेज नोट हर हार्ट। यहाँ पर क्या मतलब है कि ड्यूक जो है, ये जो चित्र है, ये जो पोर्ट्रे है, ये किसको दिखा रहा होता है? ड्यूक की नियंत्रण की भावना का एक सिंबलिज्म है, प्रतीक है। वो अब क्या करता है? अपनी पत्नी की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने आदेश में कैद कर चुका है। वो उसके दिल का नहीं बल्कि उसकी इमेज जो है उसका मालिक बन गया है। और ये बताता है कि उसके लिए प्रेम भी एक अधिकार है, ना कि कोई भावना है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा, है ना। फिर बोल रहा है कि कर्टेन किस चीज़ की सिंबलिज्म है? द सिंबल ऑफ सेक्रेसी एंड ऑथोरिटी, ओनली द ड्यूक कैन ड्रॉ इट। मतलब कि किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? गोपनीयता को और अधिकार का एक प्रतीक है ना, जिसको केवल ड्यूक ही हटा सकता है। तो ये जो पर्दा जो है, कर्टेन है, ये क्या है कि ड्यूक के नियंत्रण और शक्ति का एक स्पष्ट सिंबल है ना, प्रतीक है। वो तय करता है कि कौन उसकी पत्नी की तस्वीर को देख सकता है और कौन नहीं। इसलिए तो वहाँ पर कर्टेन लगा के रखा है। इससे उसकी स्वामित्व की मानसिकता और उसकी जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, दोनों को उजागर करती है ना। वो अपनी पत्नी की याद तक किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है। फिर यहाँ पर है नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स, ये किस चीज़ का है सिंबलिज्म? तो बोल रहा है सिंबल ऑफ डोमिनेशन, मिरर्स द ड्यूक्स विल टू टेम वुमन एंड नेचर अलाइक। बोल रहा है कि नेपच्यून द्वारा समुद्री घोड़े को वश में करना किसका प्रतीक है? एक प्रभुत्व का प्रतीक है, स्वामित्व का प्रतीक है ना, दबदबा का प्रतीक है। ये जो ड्यूक की इच्छा को दर्शाता है कि वो स्त्रियों और प्रकृति दोनों को वश में करना चाहता है। तो नेपच्यून की मूर्ति ड्यूक की सत्तावादी और नियंत्रक स्वभाव की जो छवि है उसको उजागर करता है ना। जैसे नेपच्यून समुद्र के जीव को वश में करता है, वैसे ही ड्यूक अपनी पत्नी को आज्ञाकारी बनाना चाहता है। और ये उसकी मनुष्य और प्रकृति दोनों पर शासन करने की एक लालसा का प्रतीक है।
तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है द स्माइल और फिर ब्लश। यहाँ पर स्माइल और ब्लश जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट्स इनोसेंस एंड नेचुरल अफेक्शन विच द ड्यूक मिस इंटरप्रेट्स एज फ्लर्टेशन। यहाँ पर बोल रहा है कि जो लज्जा है, किसी का ब्लश है ना, लाल पीली हो जाती है ना लड़कियां खास करके शर्म के मारे, और जो उसका स्माइल है, नेचुरल स्माइल है, वो उसकी मासूमियत और स्वाभाविक स्नेह का प्रतीक है, जिसे ड्यूक क्या करता है, फ्लर्टेशन समझ लेता है। मतलब कि अगर कोई नेचुरल तरीके से स्माइल कर रही है, ब्लश कर रही है, किसी को देख करके शर्मा रही है, तो वो समझ लेता था कि कहीं फ्लर्ट का तो ये इशारा नहीं है, इस चीज़ को समझ लेता था ड्यूक, है ना। तो यहाँ तक समझ गए। तो डचेस की जो मुस्कान है, उसका जो स्नेह है, उसका जो निर्मल स्वभाव है, उसकी निशानी थी क्या, स्माइल और ब्लश। क्लियर यहाँ तक। लेकिन ड्यूक क्या करता है, उसको थोड़ा सा लॉयल्टी के अगेंस्ट समझता है। समझ गए बात। फिर आगे क्या है, फिर हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, समझो इसको जरा अच्छे से। द 900 ईयर्स ओल्ड नेम, समझ रहे हो, इसका मतलब है क्या, ये किस चीज़ को प्रतीक है, सिंबल ऑफ प्राइड इन लीनियज। लीनियज का मतलब अपना वंश होता है, कुल खुटी जिसको बोल देते हैं, यानी कि उसका जो खानदान होता है उसको। एंड द एम्प्टीनेस ऑफ सोशल स्टेटस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस चीज़ का प्रतीक है, वंश पर गर्व और अपने खानदान पर जो गर्व होता है उसको, और सामाजिक जो एक उसका पद होता है उसके खोखलापन का प्रतीक है। मतलब समझे, ड्यूक यहाँ पर अपने वंश, अपने खानदान पर बहुत अधिक गर्व करता है, पर कवि यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि गर्व वास्तव में अर्थहीन है और खोखला है। ये नाम तो पुराना है, मतलब उसके खानदान का नाम तो पुराना है, लेकिन उसके भीतर नैतिकता और मानवीयता बची ही नहीं है। ब्राउनिंग इस प्रतीक से इसको दिखाते हैं कि सच्चा सम्मान वंश से नहीं, कर्म से आते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिगर ऑफ स्पीच और टेक्निक्स कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फॉर्म, कौन सा फॉर्म में लिखी गई है इस कविता को, ड्रामेटिक मोनोलॉग देख चुके हैं। वन स्पीकर है, साइलेंट लिसनर है, रिवीलिंग साइकोलॉजी थ्रू स्पीच है, ये देख चुके हैं। आयरनी क्या है, द ड्यूक रिवील्स हिज ओन गिल्ट एंड एरोगेंस वाइल ट्राइंग टू अपीयर नोबल। खुद को महान दिखाने के चक्कर में क्या करता है, अपने अंदर के सारे घटियापन को दिखा जाता है, इसलिए ये आयरनी है। इमेजरी भी है यहाँ पर, विविड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, जैसे स्पॉट ऑफ जॉय, वाइट म्यूल है ना जो खच्चर होता है उसको बता रहा है। बो ऑफ चेरीज, चेरीज के जो फल होते हैं और डालियाँ होती हैं उसके बारे में बता रहा है। इमेजरी मतलब एकदम ये सारी बातों को पढ़ के नहीं लगता कि हमारे सामने एक चित्र सा उभर आया, इसलिए इमेजरी है। फिर है एंजैम्बमेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना, एंजैम्बमेंट क्या होता है इसको जरा आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब जरा देखो, कंटिन्यूअस फ्लो मिमिक्स नेचुरल स्पीच, इसी को बोल देते हैं एक तरह से एंजैम्बमेंट, मतलब लगातार बहाव है जो स्वाभाविक बातचीत जैसा लगता है, इसी को एंजैम्बमेंट बोलते हैं। देखो थोड़ा प्रोनाउंस करने में बोलते बोलते थक जाता हूँ, है ना, तो प्रोनाउंस करने में कभी दिक्कत हो जाती है। तो कवि यहाँ पर क्या किए कि इन पंक्तियों को इस तरीके से जोड़े हैं कि कविता का जो प्रवाह है ना वो एक बातचीत जैसा एक नेचुरल लगता है, स्वाभाविक लगता है, और इसी टेक्निक क्या करता है, कविता को जीवंत बातचीत अपने संवाद का रूप देती है, जैसे कि ड्यूक की धीरे धीरे खुलती मानसिकता को उभारती है ना। और इसी को बोलते हैं एंजैम्बमेंट, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो मिमिक्स नेचुरल स्पीच, ठीक है। नेचुरल किसी भी चीज़ को नेचुरल बना दे एकदम बातचीत की तरह, उसको बोल देते हैं एंजैम्बमेंट। फिर एलिट्रेशन, जैसे कि हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, यहाँ पर क्या है, एच है, यहाँ पर भी एच है, और इस तरीके से यहाँ अगर देखेंगे तो एफ भी है यहाँ पर, है ना, हाफ में एफ है, फिर फ्लश में एफ है, और इस तरीके से एक दो ही लेटर हैं जो कि एलिट्रेशन यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंबलिज्म भी है, यानी कि द पोर्ट्रेट है, कर्टेन है, स्टैचू, और डीप एंड साइकोलॉजिकल मीनिंग देता है ये सब। तो ये सब किसको सिंबलाइज कर रहा है ये हम लोग देख चुके हैं। फिर यहाँ पर है टोन, किस टोन में ये बात की है, कन्वर्सेशनल एट चिल्लिंग, है ना, ब्लेंडिंग पोलाइटनेस विथ मेनेस। यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर ये बोल रहा है कि बातचीत जैसा है लेकिन थोड़ा सा सिहरन पैदा करने वाला है ना, चिल कर देने वाला है, जैसे विनम्रता और डर का इसमें क्या है, मिश्रण है ना। ड्यूक की जो भाषा है वो बिल्कुल ही शालीन है, बिल्कुल ही संयमी है एक तरीके से, पर उसके शब्दों से शब्दों के नीचे क्या झलक रहा है, इनसिक्योरिटी झलक रहा है, उसका डर और उसका हिंसा की एक झलक भी मिलता है
हमें देखने को, है ना। ये जो विनम्रता का मुखौटा है ना, उसके क्रूर और खतरनाक स्वभाव को क्या करता है, और भी ज़्यादा भयावह बना देता है। फिर है ड्रामेटिक टेक्निक है, मतलब ड्रामे जैसा लगता है पढ़ करके, जैसे बातचीत कर रहा हो, है ना, नाटकीय तकनीक है, समझ लो। फिर है द ड्यूक कंडेम्स हिमसेल्फ थ्रू हीज ओन वर्ड्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्यूक अपनी ही बातों से खुद को दोषी सिद्ध कर देता है, लेकिन उसको लग रहा होता है क्या, उसको लग रहा होता है कि हम अपना एकदम बड़प्पन दिखा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, खुद की सारी पोल खोल देता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं स्टाइल और टेक्निक्स। वर्स फॉर्म है, आयम्बिक पेंटामीटर है विथ राइमिंग कपलेट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना। हीरोइक कपलेट्स है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। फिर लैंग्वेज पॉलिश्ड है, अनफॉर्मल है, एंड एरिस्टोक्रेटिक डिक्शन है। कहने का मतलब है पॉलिश्ड यानी बहुत ही परिष्कृत भाषा में इसको लिखी गई है, बिल्कुल ही फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ही औपचारिक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक डिक्शन है, यानी कि जो शब्दावली है ना, काफ़ी ज़्यादा राजा महाराजा वाले जो एक शब्द होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, समझ गए कि नहीं। फिर यहाँ पर आगे क्या है, स्ट्रक्चर जो पोएम का है वो क्या है, कंटिन्यूअस मोनोलॉग विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट इंटरप्शन, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। यहाँ पर बोल रहा है कि बिना रुके चलने वाला निरंतर एक मोनोलॉग है, और इसमें मनोवैज्ञानिक का जो एक रियलिज्म है उसको भी शो करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे है वॉइस किस तरीके की है, द ड्यूक्स वॉइस डोमिनेट्स, यानी कि कविता में ड्यूक की आवाज़ सबसे ज़्यादा हावी रहती है। ब्राउनिंग्स सबल आयरनी एक्सपोजेस हिज क्रुएलिटी, यानी कि ब्राउनिंग की जो सूक्ष्म विडंबना है उसकी क्रूरता को उजागर कर देती है, मतलब शब्दों का खेल है, वो अपनी शब्दों से ऐसे पेश किए हैं कि उसकी क्रूरता भी उजागर हो जाती है। बात करते हैं आगे क्या है, यहाँ पर है कि किस मूड में लिखा गया है, आयरनिक डिटैचमेंट है मिक्स्ड विथ हॉरर, यानी कि इसको कह सकते हो कि विडंबनापूर्ण एक अलगाव है जिसमें भय का थोड़ा सा मिश्रण भी है, हॉरर का भी मिश्रण है कि नहीं। एक तरफ होता है कि ठंडी शालीनता है उसकी, दूसरी ओर भय और हमें झटका भी मिलता है कि भाई रे ये तो मर्डर करवा दिया है ना। तो यहाँ तक समझ गए। फिर टेक्निक की बात अगर करें तो यहाँ पर है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, ब्राउनिंग नेवर कमेंट्स येट द रीडर सीज द ड्यूक्स एविल। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कवि ने ऐसा कहीं भी सीधे रूप से नहीं कहा कि ड्यूक कितना बुरा है, फिर भी उसकी बातों, फिर भी उसके हाव भाव और उसके उदाहरणों से जो हम रीडर्स हैं वो खुद ही समझ जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर है, घमंडी है और असंवेदनशील व्यक्ति है ना। इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन जो है, इनडायरेक्ट जो कैरेक्टराइजेशन है, ये ब्राउनिंग की जो सबसे प्रभावशाली तकनीक है उसमें से एक है, समझ गए यहाँ तक। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है इस चीज़ को ध्यान रखना, ड्रामेटिक लिरिक्स में ये 1842 में क्या किए, इसको प्रकाशित करवाए। फिर बात है यहाँ पर आगे क्या, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है पूरा ये। ब्राउनिंग सिग्नेचर इनोवेशन, यानी कि ब्राउनिंग की एक जो विशिष्ट जो हॉलमार्क कह सकते हो, विशिष्ट पहचान है वो है आपका। फिर यहाँ पर बोल रहा है बैकग्राउंड जो है बेस्ड ऑन ड्यूक अल्फांसो सेकेंड डे एस्टे एंड हीज अंग वाइफ ल्यूक्रेजिया। इस चीज़ को भी ध्यान अगर रख पाते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बैकग्राउंड किसका है ये भी मैं आपको बता दिया। ये जो कविता है वो ड्यूक अल्फांसो सेकेंड डी एस्टे और उसकी जो पत्नी है, एक यंग पत्नी है जिसका नाम है लुक्रेजिया, उस पर आधारित ये पोएम है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। फिर इसकी लेंथ जो है 56 लाइन की है, मतलब टोटल इसमें 56 लाइन है पूरे पोएम में। फेमस लाइन इसका है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, ऐसे करके वो फेमस लाइन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसी कविता ये जो लाइन है यही कविता में एक क्लाइमेक्स लाता है ना, मोड़ लाता है एक तरीके से कि ड्यूक की निर्दयता और जो अपराध है वो उजागर होता है इस सेंटेंस से। फिर जॉनर ट्रेट्स क्या कहता है इसका, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, आयरनी है, रियलिज्म है, मोरल एम्बिग्विटी है, ठीक है, ये सारी बातें आप समझते हो। वैसे भी रिप्रेजेंट्स करता है किसी को द विक्टोरियन फैसिनेशन विथ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मोरल हिपोक्रेसी। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कविता में विक्टोरियन युग की एक सोच झलकती है, ठीक है, जैसे कि जहाँ सभ्यता और नैतिकता का मुखौटा पहन करके लोग क्या करते थे, अंदर से भ्रष्ट होते थे और निर्दयी होते थे, उस चीज़ को दिखा रहा है। ब्राउनिंग ने क्या किया, इस दोहरेपन को ड्यूक के चरित्र में बखूबी उकेरा है, क्लियर है। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की ओर पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंक्लूजन कह रहा है, यहाँ कह रहा है माई लास्ट डचेस स्टैंड्स एज वन ऑफ ब्राउनिंग्स फाइनेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग।
ये समझने वाली बात है, ये तो वैसे भी याद रख लोगे कि इतने बार रिपीट हो चुका है ना। फिर मतलब कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द ड्यूक्स वॉइस वाइल एलिगेंट एक्सपोजेस द डार्कर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, प्राइड, ईगो, क्रुएल्टी एंड जेलसी। यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूक की आवाज़ भले ही शालीनता लगती है ना, लेकिन वो जो है वो मनुष्य के अंधेरे स्वभाव है ना, डार्क जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है उसके जो स्वभाव हैं, जैसे कि अहंकार है, घमंड है, क्रूरता है, यहाँ पर जलसी है यानी कि जो ईर्ष्या है, उसको उजागर करती है। फिर आगे कह रहा है, ब्राउनिंग मास्टरफुली फ्यूजेस आर्ट, साइकोलॉजी एंड आयरनी टू एक्सप्लोर द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। यहाँ पर कह रहा है क्या, कह रहा है कि ब्राउनिंग ने कला के माध्यम से एक साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के तरह से और आयरनी यानी व्यंग्य का इस्तेमाल करते हुए सबको मिला करके सबको मिला के करके क्या करते हैं, भ्रष्टकारी प्रभाव को एक दिखाया है। फिर आगे बोल रहा है, द पोएम एंड्स नॉट विथ रिपेंटेंस बट विथ चिलिंग कॉन्फिडेंस, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन वैनिटी एंड डोमिनेंस। ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि कविता का जो अंत है वो पश्चाताप से नहीं हुआ है, रिपेंटेंस से नहीं हुआ है, बल्कि एक सिरहन पैदा करने वाला आत्मविश्वास से होता है जो मानव अहंकार और उसका प्रभुत्व का प्रतीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है, थ्रू द ड्यूक्स मास्क ऑफ रिफाइनमेंट ब्राउनिंग रिवील्स द फेस ऑफ टायरनी। बोल रहा है कि ड्यूक की सभ्यता की ड्यूक की जो एक है ना सभ्यता के मुखौटे के पीछे जो ब्राउनिंग ने अत्याचार का असली चेहरा दिखाया। क्या मतलब निकला इसका, इसका मतलब ये निकला कि कवि जो है ब्राउनिंग है वो ये दिखाए हैं कि सभ्यता और क्रूरता एक ही व्यक्ति में छिपी हो सकती है ना, एक ही मनुष्य में इंसानियत भी और शैतानियत भी दोनों हो सकती है। ड्यूक की बाहरी शालीनता के पीछे उसकी तानाशाही आत्मा भी झलकती है। और यहाँ जो कविता है ये हमें चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है? कि अहंकार और सत्ता का मिलना हमेशा विनाश लाता है कि नहीं। तो सत्ता के साथ अगर अहंकार रहा तो विनाश को ही प्राप्त हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है। एक एक बात को मैं कई बार रिपीट कर दिया हूँ तो उससे आप इरिटेट मत होना, बस आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देखते जाना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए छूटा होगा, ठीक है। तो यहाँ सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। एक बार पीडीएफ को पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतने देर तक अगर आप वीडियो को देख चुके तो मुझे नहीं लगता एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में छूटेगा। बस आपको वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, पीडीएफ को एक बार दो बार रीड कर लेना है, उसके बाद सीधा टेस्ट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसको टेस्ट को लगा देना है। देखना एक भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटता है या नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए आज भी जितना कुछ सिखाना था सिखा दिया। तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।